अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम सीएम मोहम्मद लतीफ़ है। एंड ये एक आज मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक सर्कुलर हाल ही में रिलीज हो गया है, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। सर्कुलर नंबर 3 ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, ईयर 2024, डेटेड 15 मार्च 2024। ये सर्कुलर इशू किया है मिस्टर संतोष द्विवेदिया, जो कि अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी है टू द गवर्नमेंट J&K फाइनेंस डिपार्टमेंट। इसमें अगर आप देखोगे, सब्जेक्ट ही ऐसा लिखा है, लार्ज स्केल फ्रॉडुलेंट क्लेम्स ऑफ प्रिफेंस बाय एम्प्लॉयज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसको मैं डिटेल में बता दूंगा, बट अगर आप या आप में से कोई भी है जो जिसके लिए रेलेवेंट हो रहा है अपेरेंटली, मतलब अगर मैं इसको समराइज करूंगा, तो अगर कोई भी ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसने अपने पिछले सालों में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर ली है और जो उसका टैक्स काटा गया था उसका रिफंड लिया है, तो उसके लिए ये रिलेवेंट है। उनके लिए तो रिलेवेंट है ये। और साथ ही में अगर आप अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो डेफिनेटली है आपके लिए। और उसके बगैर भी अगर आपकी इनकम, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, 2.5 लाख से ज्यादा है एक साल में, तो ये वीडियो आपके लिए रिलेवेंट है। तो आप प्लीज, अगर आपके लिए है तो इस वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए जिनके लिए आपको लगता है कि इनकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है। स्पेशली उन लोगों के जो गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे थे या कर रहे हैं और उन्होंने पिछले सालों में इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल कर ली है और फ्रॉडलेंट रिफंड्स क्लेम कर लिए। ठीक है। तो पहले मैं सर्कुलर को थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि सर्कुलर में क्या लिखा है, और मैं फिर बता दूंगा वो मोडस ऑपरेंडी क्या है जो उन लोगों ने फॉलो किया है और रियलिटी में होना क्या चाहिए। तो वो मैं सब बता दूंगा, और आपकी इनकम अगर कितनी है तो आपका कितना टैक्स लगेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देख लेना और उन लोगों तक शेयर कर देना जिनके लिए रेलेवेंट है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई डोंट थिंक कोई आपको इस तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश करेगा, अनलेस आप खुद फिर कहीं पे यूट्यूब पे जाके या किसी कंसल्टेंट से मिलोगे और वो आपको सारी चीजें बता देगा। तो मैं कोशिश करूंगा मोटा मोटी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लोगों तक मैं इस वीडियो के जरिए से रखूँ। तो इसमें देखिए इन्होंने क्या बोला है। फाइनेंस सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है, वो बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने उनको लेटर लिखा है कि जम्मू कश्मीर में जब उन्होंने एनालिसिस कर दिया, ऐसा ही लेटर लास्ट ईयर प्रिंसिपल कमिश्नर के द्वारा बाकी डीडीओज को लिखा गया था, बट इस बार इन्होंने फाइनेंस सेक्रेटरी को लिखा है डायरेक्टली कि ये पाया गया है कि जम्मू कश्मीर में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट्स का यहाँ पर जिक्र हुआ, चाहे वो एजुकेशन में है, हेल्थ में है, पीडीडी में, पीएचएच में, स्पोर्ट्स में है, पीडब्ल्यूडी में, पुलिस में है, या जितने भी ये डिपार्टमेंट्स है, इसमें ये पाया गया है कि यहाँ के जो एम्प्लॉयज है वो जब अपनी रिटर्न्स भर रहे हैं उसमें वो एक्सेसिव डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं। एटीसी से लेके एटीयू तक के सारी डिडक्शंस को क्लेम कर रहे हैं, जो कि पता चल रहा है कि अपेरेंटली इन्होंने ये ड्यूटी डिडक्शंस दिखाई। ये ड्यूटी डिडक्शंस क्यों होती है, क्या करते हैं, ये मैं आपको आगे बता दूंगा। और अब इन्होंने बोला है कि अब इन्होंने काइंड ऑफ गवर्नमेंट को बोला है कि देखो, लास्ट ईयर हमने इनको वार्निंग दे दी थी कि आप क्या करो, अगर आपने पिछले सालों में अपनी रिटर्न्स में फ्रॉडुलेंट क्लेम्स कर दिए तो आप मेहरबानी करके, अगर आपको बचना है तो आप अपडेटेड इनकम टैक्स की रिटर्न भर लो, और वो जितने भी आपकी करेक्ट इनकम होनी चाहिए थी वो दिखा के जो भी उस पर टैक्स बनता है वो पे कर लो। बट उनको अपेरेंटली एक साल एनालिस करने के बाद लगा होगा कि शायद लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे, एंड दे हैव कम अप विद दिस सर्कुलर। और इसमें इन्होंने बता दिया है कि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, उन सब लोगों की केसेस की स्क्रूटनी करेगा। उनके पास सारा डाटाबेस होता है, तो जिस भी एम्प्लॉय ने ये चीजें कर लिया है तो उनको ये टैक्स जितना बनता था रियलिटी में वो सारा देना पड़ेगा, प्लस 200% तक उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी, और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा उस दिन से लेके जब तक उनको, जब उन्होंने रिफंड लिया है या जब उनको ये टैक्स बनता था इतना, और टू द डेट जब वो डिपॉजिट करेंगे। दूसरी चीज जो बोल रहे हैं कि और भी थोड़ा सा रिग्रेसली अगर वो एक्शन लेंगे तो उसमें ये भी हो सकता है कि उन एम्प्लॉयज के जिनने ये सब चीज कर लिया है उनको 3 महीने से लेके 7 साल तक की जेल हो सकती है। एंड बिलीव मी, जस्ट फ्यू डेज बैक मैंने देखा था कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक जजमेंट आके जिसमें एक पर्सन को फॉर जस्ट नॉट फाइलिंग द आईटीआर, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना की नहीं की थी, उस पर भी उसको 6 महीने की सजा मिली। हम तो इसको बहुत लाइटली लेते हैं इनकम टैक्स की रिटर्न। द प्रॉब्लम आउट हियर इज कि जम्मू कश्मीर में जो मैंने ट्रेंड देखा है पिछले 5-6 सालों से, अब मुझे भी 7 सीए बने हुए हो गए,
जो चीज मैं देखा हूं लोगों के बीच में एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये जो इनकम टैक्स की रिटर्न होती है ये रिफंड लेने के लिए होता है। जब वो कमाना स्टार्ट करते हैं, जब उनका एम्प्लॉयर फिर उनको बोलता है कि आपकी इनकम इतनी और आपका टैक्स करता है, उनको पता नहीं है किसने ये जहन में डाला है कि ये टैक्स जो इस वक्त करता है ये बाद में वापस आता है, वापस आता ही है। वापस आता है इज वन थिंग, बट ये मिसकंसेप्शन है कि ये वापस आता ही है। और वो देयर आर दीज एजेंट्स जो ये बीच में अपना कमीशन लेते हैं, 20% 30% कमीशन लेते हैं, और उनको बोलते हैं कि आपका टैक्स अगर सपोज 50,000 कटा था, हमें टैक्स वापस लाएंगे, इसमें से 20% जो होगा 10,000 वो हम लेंगे, 40,000 तुम ले लो। बट वो बंदा तो अपना कट लेके जाता है, बाद में जो नोटिस आएगा वो उस एसएससी को आएगा, वो उस इंसान को आएगा जिसके आप अभी ये गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि हम ये एक्शंस लेंगे। और तीसरी चीज क्या बोल रहे हैं कि अब अगर हम उनको नोटिस भेज रहे हैं, उस नोटिस का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, उनको 10,000 तक की पेनल्टी लगी फॉर ईच डिफॉल्ट। और उनके जो बैंक अकाउंट्स, आप देखिए आप इतने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, सबके बैंक अकाउंट्स होते हैं, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन लोगों का अगर वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट्स को सीधे अटैच कर लेंगे और वहां से फिर उनका पैसा जो है विड्रॉ करेंगे, जो भी उनका टुवर्ड्स टैक्स बन रहा है, एंड दे आर सीरियस टू सम एक्सटेंट। तो अब इन्होंने अब बोला है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डीडीओज के, आप अपने एम्प्लॉयज को बता दीजिए, देखो अगर आपने पिछले इन सालों में कर लिया, अभी भी आपके पास मौका है पिछले 3 सालों का। देखिए इनकम टैक्स में क्या होता है, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो 1 अप्रैल से लेकर साल स्टार्ट हुआ, 31 मार्च को खत्म होता है। तो अभी जो करंट ईयर चल रहा है आज 18 मार्च 2024 है, तो ये साल है जो स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक, इसकी रिटर्न अभी तक किसी ने नहीं भरी है, बिकॉज इसकी रिटर्न अगले साल भरनी होती है। तो जून जुलाई में, मतलब 2024 के जून जुलाई में हम इसकी रिटर्न भरते हैं नॉर्मली। बट जो पिछला साल था 22-23, उसकी रिटर्न हमने 31 जुलाई तक, इंडिविजुअल्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कंपनीज और बाकी सब बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उनने वो रिटर्न्स भरी होगी। तो अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 पिछले 3 सालों की, या 21 22 22 23 जो है, आप वो अपडेटेड रिटर्न्स भर सकते हो, अभी उसकी ड्यू डेट है। फाइनेंशियल ईयर 2021 की आपकी ड्यू डेट है अपडेट रिटर्न की, आप 31 मार्च 2024 है, मतलब अभी भी 13 दिन बचे हैं। अगर किसी इंसान को लग रहा है कि फाइनेंशियल 2021 में उसने गलत रिटर्न भरी थी, तो उसकी आज की डेट में अपडेट रिटर्न भर के ठीक कर सकता है। सिमिलरली 21-22 के लिए आपके पास अभी 2 साल है, मतलब 1 साल हो रहा है, और 22-23 लास्ट ईयर के लिए अभी आपके पास अभी 31 मार्च 2026 तक टाइम है। तो इसमें आप इन्होंने बोला कि क्योंकि आप अपडेटेड रिटर्न भरोगे, मींस लास्ट में आपने कुछ गलत किया था, अब ठीक करोगे, नो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ठीक कर लो। मगर आपको क्या करना है कि अगर आप 12 महीने के अंदर अंदर करोगे उस साल के क्लोज होने, तो आपको 25% ही पेनल्टी, जो उधर बोला कि अगर वॉलंटरी करोगे तो 25% देना पड़ेगा, हम जब करेंगे ना तब आपको 200% देना पड़ेगा। गवर्नमेंट का फंडा इज वेरी मच क्लियर। और दूसरी केस में अगर 12 महीने से 24 महीने के बीच में आपने कर दिया तो 50% होगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। इस तरीके से इन्होंने ये सबको एडवाइस, जो ड्राइंग एंड डिसबल को बोला है कि आप अपने एम्प्लॉयज के अंदर बोल दो कि ये सब चीजें ठीक कर लो। अब मैं आपको बताता हूं होता क्या है और ये लोग क्या करते हैं, किस तरीके से बीच में एजेंट्स आके उनके चोरी कर लेते हैं। देखो बहुत सिंपल फंडा है, देश जो चलता है, सरकार जो चलाती है देश, वो चलती है टैक्स के पैसे से। अब ये टैक्स डिफरेंट तरीके होते हैं, जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में मोटे मोटे आपका जो जीएसटी है, आप कोई भी चीज खरीदते हो उस पर जीएसटी लगता है, तो वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली मिलता है। जब आपने खरीदा तो दुकानदार को रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं कि भाई तू इससे टैक्स लेके, कस्टमर से टैक्स लेके हमें दे दे, तो उसकी जिम्मेदारी उस पे दुकानदार पे या इन सब लोगों पे आ जाती है। उसमें मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं इनकम पे डिस्कस कर लेता हूँ। दूसरा जो सबसे बड़ा टैक्स होता है वो इनकम टैक्स होता है। अब इंडिविजुअल्स के लिए एक सिंपल फंडा है, गवर्नमेंट बोलती है अगर आपकी इनकम इस थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, अगर आपकी इनकम इस थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है। इनकम टैक्स रिटर्न इज नॉट इनकम टैक्स रिफंड, आपको आईटीआर भरनी है। तो हर उस इंसान को जिसकी इनकम इस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, उसको आईटीआर भरनी है। तो पहला चीज जो आपको याद रखना है, चलो आप आज तक आईटीआर भरी या नहीं भरी उसको बाद में देख लेते हैं, बट आज के बाद आपको ख्याल रखना है अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आपको आईटीआर भरनी है। और वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है, वो 2.5 लाख रुपया है। और यहाँ पे मैं जो अभी मैं बात करूंगा, मैं मोटा मोटी बात करूंगा उन लोगों को जो अभी करंटली जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। अगर आपकी इनकम, आमदनी, अब बिजनेस में, जॉब में सीधी सी बात है, अगर आपकी सैलरी है, तो अगर आपकी सैलरी है और एनुअली सैलरी 2.5 लाख से ज्यादा हो रही है, तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी ही भरनी है, सिंपल याद रखो। और आप बिजनेस कर रहे हो और आपका प्रॉफिट अगर आपको लग रहा है कि 2.5 लाख से ज्यादा हो रहा है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है। और भी कुछ है वो डिटेल में जाएंगे, बट अभी मेरा फोकस उन लोगों पर है जो जॉब करते हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, क्योंकि उनका ही टीडीएस वहां पे करता है एंड देन दे रूट टू दिस मैकेनिज्म। अब वो होता क्या है, सपोज आप कहीं पे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, ठीक है, और आपकी जो सैलरी है वो आ रही है सपोज 10 लाख रुपया या 8 लाख रुपया, ऐसा कुछ आ रहा है।
तो आपको नहीं लगता है कि भाई आप अब 2.5 लाख के ऊपर है, आपको तो रिटर्न तो भरनी ही भरनी है। सिमिलरली क्या है, फिर गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स स्लैब्स दिए होते हैं, उस हिसाब से बोला जाता है कि इतना इतना आपको टैक्स लगेगा, ठीक है। तो अगर आपका इनकम उतनी हो रही है कि आपको टैक्स लग रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो आपका एम्प्लॉयर होता है, जो आपका एम्प्लॉयर होता है, अगर आप प्राइवेट में हो तो जिस कंपनी में आप काम करते हो, प्राइवेट स्कूल में हो तो जो स्कूल है, या अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो तो आपका एक डीडीओ होता है, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, जिस स्कूल में आप होते हो, तो उस डीडीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब आप उसकी सैलरी दोगे तो यू कैलकुलेट कि इसका टैक्स कितना बढ़ रहा है। तो इसी साल में आप क्या करो, जैसे ये साल अभी चल रहा है 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 2024 तक, आप सब कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, तो वहां पे जो आपका डीडीओ होगा तो ही और शी विल एंश्योर कि आपका वो कैलकुलेट करेगा कि भाई आप पे कितना टैक्स बनेगा इस साल की इनकम को मद्देनजर रखते हुए। उस हिसाब से वो हर महीने या एटलीस्ट गवर्नमेंट में क्या होता है, फरवरी मार्च में आपका वो ज्यादा जितना भी बैलेंस टैक्स होता है वो काट लेते हैं, हर महीने शायद 2-2 5-5 हजार काटते हैं और लास्ट में फिर रिकवरी करके फरवरी में टैक्स काट लेते हैं। मैं अपेरेंटली देख रहा हूँ लास्ट कुछ दिन से मुझे एक ही मैसेज आता है, वापस टू टैक्स डेट टू टैक्स ऑल दोस थिंग्स, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट द पॉइंट आउट हियर इज कि वो आपका उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ये टैक्स काट के गवर्नमेंट में जमा करना है, बिकॉज गवर्नमेंट बोलती है हम इस बंदे को फिर कहां ढूंढेंगे, डीडीओ और एम्प्लॉयर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी जाती है कि भाई आप इनका टीडीएस काटो, अदरवाइज फिर आपको पकड़ेंगे। उसने तो आपका टीडीएस काटा, अब आपका काम क्या बनता है, आपको जब फिर इस साल की रिटर्न भरनी, जैसे इस साल में आपका पूरा सैलरी मिला, उस पर उन्होंने टैक्स काटा, अब आपको क्या करना है, 31 जब वो गवर्नमेंट फॉर्म्स खुलाते हैं, इनकम टैक्स फॉर्म्स खुलाते हैं इनकम टैक्स वेबसाइट पे, आपको वहां पे जाके अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है। बिकॉज उधर आप क्या बोलते हैं एम्प्लॉयर को नॉर्मली, कि जो आपकी वहां से सैलरी आती है बट उसके बगैर भी आपकी कुछ इनकम हो सकती है, या आपकी कुछ डिडक्शंस हो सकती है जो आपने उस वक्त एम्प्लॉयर को नहीं कन्वे करवे फॉर वट एवर रीजन, तो फिर आपको अपनी आईटीआर भरनी होती है खुद। उसमें आपको दिखाना पड़ता है गवर्नमेंट को, भाई मेरी सैलरी की इतनी इनकम है, मैं सपोज कुछ बिजनेस कर रहा हूं, वहां से मुझे इतनी, मेरी बैंक में एफडी थी वहां से मुझे इंटरेस्ट आया, मैंने मैंने अपना घर कहीं पे रेंट पे दिया था वहां से मुझे इनकम आई, तो ये टोटल इनकम मेरी इतनी आ गई, इस पे मेरा इतना टैक्स बढ़ रहा है, देन दैट विल बी कैलकुलेटेड कि आपका एम्प्लॉयर ने कितना टैक्स काटा। अगर आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से आपका टैक्स सपोज 50,000 बन रहा था, आपके एम्प्लॉयर ने जो टोटल टैक्स आपके नाम से कटा है वो 40,000 है, तो आपको वो 10,000 जो एक्स्ट्रा टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। फाइन। इसका उल्टा क्या हो सकता है, आपके एम्प्लॉयर ने 40,000 टैक्स काटा, बट जब आपने कैलकुलेशन कर दिया अपने हिसाब से सारा कुछ गुड फेथ में दिखा दिया, और आपका जो टैक्स बढ़ रहा है वो 20,000 बढ़ रहा है, तो अब क्या होगा, अब जो एक्स्ट्रा टैक्स आपके नाम का कटा हुआ है जो गवर्नमेंट के पास जमा, वो गवर्नमेंट आपको रिफंड करती है। यहां पे आ जाते वो एजेंट, वो बोलते देखो आपका 40,000 टैक्स कटा है, हम क्या करेंगे, हम आपका ये सारा टैक्स लाएंगे। वो सारा टैक्स कैसे लाते हैं, गवर्नमेंट कुछ डिडक्शंस अलाउ करती है, जेन्युइन प्रूफ्स अगर आपके होंगे तो आपको वो डिडक्शंस मिलेगी। ये एजेंट लोग क्या करते हैं, अगर वो जेन्युइन प्रूफ है आप वो अपने एम्प्लॉयर को तभी दे दो ना जब वो आपकी सैलरी काट रहा है, जब वो सैलरी पे टैक्स कटा आप उसको उसी वक्त दे दो कि भाई देखो ये मेरे सारे प्रूफ्स है, मैंने घर लिया है उस पर मेरा इंटरेस्ट आ रहा है, ये लो भाई मेरा इंटरेस्ट है, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको स्कूल फीस है, मैं उस पर आ जाऊंगा क्या क्या डिडक्शन होती है, वो डिटेल्स आप उसको दिखा दो, वो उसी वक्त एडजस्ट करेगा, आपका टैक्स काटेगा नहीं। बाद में ये एजेंट क्या कर लेते हैं, क्योंकि अब जब एम्प्लॉयर को दिखाओगे उस वक्त तो आपको प्रूफ मांगेगा, अब जब आईटीआर पढ़ते हो वहां पे इनकम टैक्स वाले बोलते हैं हम आपको अभी प्रूफ नहीं मांगेंगे, प्रूफ मांगेंगे अगर हम स्क्रूटनी करेंगे, तो ये एजेंट उस चीज का फायदा लेते हैं, वो फेक डिडक्शन डाल देते हैं, जहां पे लिखा होता है गवर्नमेंट हम डिडक्शन दे देंगे, क्योंकि वो सेल्फ असेसमेंट होता है कि आपको खुद ही बोलना पड़ता है, वो आपके नाम की रिटर्न भरता है, आपकी लॉगिन आईडी से भरता है, आपके पैन से लॉगिन करके आपकी नाम की रिटर्न भरता है, उसका नाम कहीं नहीं आता है पिक्चर में, वो फेक डिडक्शन डाल देता है और आपका वो रिफंड लाता है, और आपका जो पैसा होता है वो उसमें क्या करता है, मतलब जो अगर गलत तरीके से है तो डेफिनेटली वो गलत तरीके से होता है मेजरली केस में, उसमें जब वो कट लेता है, अदरवाइज कोई भी प्रोफेशनल जॉब होगा, कोई भी प्रोफेशनल जॉब होगा वो कभी भी कमीशन बेस्ड आपसे मतलब ये नहीं लेगा, फीस नहीं लेगा, वो आपकी कंसल्टेंसी दे सकता है। सपोज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप उसके पास गए कि भाई मुझे अपनी आईटीआर भरनी है और मुझे आप कंसल्टेंसी भी दीजिएगा, वो आपको कंसल्टेंसी चार्जेस 5,000 10,000 जितना भी चार्ज करेगा, दैट विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन दिस कि आपका रिफंड कितना आएगा। द प्रॉब्लम आउट हियर इज लोग, ये एजेंट्स लोग क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि आपका रिफंड इतना आएगा उसका 20% हम लेंगे, ये जो है ना, ये दिस आर अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो ये लोग करते हैं, तो वहां पे वो एक गेम करते हैं और वो अपना कट लेके निकल जाते हैं, बाद में नोटिस आएगा तो आपको आ जाएगा। तो अभी तक अगर जो हो गया वो सो हो गया, उसमें आप अपने उस कंसल्टेंट को उस एजेंट के साथ बात कर लीजिएगा, अपनी पुरानी डिटेल्स को ठीक कर लिया, बट आगे अगर आप अभी रिटर्न्स फाइल करनी है उसमें आपको किन चीजों का ख्याल रखना है, कितना टैक्स नॉर्मली लगता है, उसका मोटा मोटी मैं आपको यहाँ पे आइडिया दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत छोटी होने मतलब वीडियो में मैं ज्यादा चीजें नहीं बता सकता हूँ, तो उसको टाइम को मद्देनजर रखते हुए मैं मोटा मोटी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके सामने रखूंगा। तो मैं आपको जस्ट एक एक्सेल मैंने बना दी है जो मैं आपको दिखा दूंगा।
कि कितना टैक्स लगता है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने यहाँ पे एक एक्सेल बना दिया है। अभी क्या है ना, दो रिजीम्स है इनकम टैक्स की पिछले 2-3 सालों से, न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम, ठीक है। तो इसमें मोटा मोटी मैं आपको समझा दूंगा। अगर आप अब थोड़ा सा स्ट्रैटा सिंपल करेंगे, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, फिर आप पैरेलली ले सकते हो, आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, कहीं और पे जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप इस इनकम से अपना अपना मोटा मोटी एडजस्ट कर लेना। बट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एज्यूम कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है। तो आपको क्या है ना, आपको दो ऑप्शंस है कि आप किस हिसाब से अपने आप को टैक्स कराना चाहते हो, ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट न्यू रिजीम है, बट यू हैव ऑप्शन, आप अगर चूज करोगे ओल्ड रिजीम। अब होता क्या है, न्यू रिजीम को अगर मैं पकड़ूंगा तो बोला, गवर्नमेंट बोलती है देखो हम जब टैक्स लगाएंगे वो स्लैब वाइज लगाएंगे। आपकी इनकम अगर 3 लाख तक होगी तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, नील टैक्स। अगर आपकी इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच में है, मतलब 6 लाख, 3 लाख से 6 लाख तक जितनी आपकी इनकम होगी उस पर 5% टैक्स लगेगा। 6 लाख से 9 लाख के बीच में जितनी आपकी इनकम होगी उस पर 10% लगेगा। 9 लाख से 12 लाख के बीच में 15%, 12 लाख से 15 लाख के बीच में 20%, और 15 लाख से अब वो जितनी भी आपकी इनकम होगी उस पर 30% होगा। एक ये चीज आपको याद रखनी है, न्यू रिजीम में ऐसे स्लैब वाइज टैक्स है। पहले 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगा, 3 लाख से 6 लाख के बीच में आपकी जितनी भी इनकम होगी उस पर आपको 5% टैक्स लगेगा, और 6 लाख से 9 लाख के बीच में 10%, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जितनी भी आपकी इनकम होगी उस पर इस तरीके से टैक्स लगेगा, ठीक है। अब क्या होता है, ओल्ड रिजीम में क्या है, ओल्ड रिजीम में बोला जाता है 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5%, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20%, और 15 लाख से लेके 15 लाख से अब अगर आपको 30%। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या है ना, 5%, 10%, 15, 20, 30 इस तरह से चल रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं चल रहा है, यहाँ पे क्या है, सिंपली नील है, 5% है, 20% है, और फिर 30% है। अपेरेंटली आपको इस हिसाब से लगता है न्यू रेजिम फायदेमंद है। अब थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, इनकम टैक्स क्या करता है, बहुत सारी डिडक्शंस अलाउ करता है। न्यू रिजीम में इनकम टैक्स बोलता है हम क्या डिडक्शंस आपको अलाउ करेंगे। देखो जो फायदा वो ले रहे थे ना वो लोग, वो ज्यादा ओल्ड रिजीम में लेते थे क्योंकि उसमें बहुत सारी डिडक्शंस अलाउ होती थी, तो उसमें वो फालतू की डिडक्शंस डालते रहते थे, एटीसी से एटीयू तक सारे डिडक्शन डालते थे। न्यू रिजीम में गवर्नमेंट ने इन डिडक्शंस को खत्म कर लिया। गवर्नमेंट ने सिर्फ बोला आपको ना दो तरह की डिडक्शंस अलाउ हो जाएगी। एक, अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, ठीक। दूसरा, अगर आपका जो एम्प्लॉयर है वो एनपीएस में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो जॉब कर रहे हैं उनको पता होगा, जब आप एनपीएस में डिपॉजिट करते हो, आप कुछ डिपॉजिट करते हो और आपका एम्प्लॉयर कुछ डिपॉजिट करता है। आपका एम्प्लॉयर जो डिपॉजिट करता है क्योंकि वो आपको सैलरी दे रहा है, वो आपकी इनकम है, बट उस पर आपको डिडक्शन भी मिलेगी जितना आपने एम्प्लॉयर किया है। जो आप खुद एनपीएस में करते हो उसकी डिडक्शन न्यू रिजीम में नहीं मिलेगी। और बाकी जो डिडक्शन नॉर्मली ओल्ड रिजीम में मिलती है, एलटीसी अगर आपको कंपनी देती है, लीड ट्रैवल कंसेशन, उसका डिडक्शन ओल्ड रिजीम में मिलता है, न्यू रिजीम में और कोई डिडक्शन नहीं मिलती है। तो न्यू रिजीम आप सिंपल रखो, अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो 50,000 की वो डिडक्शन मिलेगी, और अगर आप सैलरीड पर्सन हो और आपका एम्प्लॉयर एनपीएस में डिपॉजिट करता है, एम्प्लॉयर का शेयर, आपका शेयर नहीं, एम्प्लॉय का जो आपका सैलरी से करता है वो नहीं, एम्प्लॉयर का जो अपने एंड से वो एडिशनल करता है उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी, क्योंकि वो आपकी सैलरी में भी ऐड होता है, बाद में उसकी डिडक्शन भी मिलेगी। वो दो डिडक्शन मिलती है। बट अगर आप ओल्ड रिजीम में है तो आपको ये स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरी पर्सन तो मिली गई, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, उसके बाद जो आपका अपना कंट्रीब्यूशन होता है एनपीएस के लिए उसकी भी डिडक्शन मिलती है। लिमिट होती है 2 लाख की टोटल, मिला के एटीसी में, और एटीसी टू एटीसीसीडी वो 2 लाख की डिडक्शन होती है। एटीसी में बहुत सारे होता है, आपने इंश्योरेंस कर लिया अपना या अपने डिपेंडेंट्स का, आपने हाउसिंग लोन लिया है उसका जो इंटरेस्ट होता है उसकी आपको डिडक्शन मिलती है अलग से 2 लाख तक की, अगर वो इंटरेस्ट होगा। हाउसिंग लोन पे जो आप प्रिंसिपल रिपे करते हो उसकी आपको एटीसी में डिडक्शन मिलती है। एलटीसी का, अगर आप रेंट पे रहते हो और आपको एचआरए मिलता है और बाद में आपने रेंट पे कर लिया उसकी आपको डिडक्शन मिलती है। और ये बहुत सारी एटीसी से लेके एटीयू तक के सारी डिडक्शन मिलती है। अब ये लोग, जैसे मैंने अभी वो सर्कुलर भी दिखाया था, सर्कुलर में क्या दिखाया था, मैं एक बार दोबारा से दिखाता हूँ आपको सर्कुलर। सर्कुलर में देखिए गवर्नमेंट ने बोला था ये लोग क्या करते हैं, ये फेक डिडक्शन दिखाते हैं। कौन सी, एटीसी, एटीडी, एटीडीडी, एटीडीडीबी। एटीसी में यही होता था, जैसे आपने क्या क्या इंश्योरेंस प्रीमियम फेक दिखा दिया, आपने दिखा दिया एटीसी 1.5 लाख, सीधे दिखा दिया 1.5 लाख, बाद में पता चला कि भाई आपका क्या करता था, पीएफ कितना 80,000, और कोई डिडक्शन नहीं थी, इंश्योरेंस आपने कराया नहीं था, उसने जाके डाल दिया 1.5 लाख रुपया। कल को आपको बोला जाए भाई अगर आपने एटीसी में दिखा दिया, बता दो क्या प्रूफ है आपके पास, दिखा दो इंश्योरेंस की रिसीट है। और क्या है, हाउसिंग लोन के उन्होंने डाल दिए डिडक्शंस। अब आपको बोलेगा, अगर आपका केस स्क्रूटनी में खुला, बोला भाई आपका हाउसिंग लोन था, लाओ बैंक से इंटरेस्ट की रिसीट, तो कहां से मिलेगा, एचआरए। अच्छा आपने एचआरए का एग्जाम्पशन लिया, दिखा दो भाई रेंट, जिस बंदे का
आपने पैन डालना था, जिस वो सारा एग्रीमेंट, उसमें भी अब लोग भी तो वो होते हैं, चालाक होते हैं, वो जाके क्या करते हैं, फेक रेंट एग्रीमेंट वो सब कुछ बनाते हैं। ये एटीडी डीबीए में आपके अगर कुछ डिपेंडेंट है, खुदा ना खासा उनको कोई तकलीफ है, तो उसमें गवर्नमेंट कुछ डिडक्शन दे, आप खर्चा करते हो। लोग तो खर्चा करते नहीं है, बस हॉस्पिटल जाके मेडिकल की सर्टिफिकेट बनाते हैं। एटीई अगर आपने एजुकेशन लोन लिया था, एटी डबल ई अगर आपने हाउस लोन लिया था, एटी डबल ई बी, ये सब इसमें। एटीजी आपने एटीजीसी ये पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे, बाकी सब ट्रस्ट को डोनेशन दे, ये लोग क्या कहते हैं, यही फेक डिडक्शन डालते रहते हैं। तो ये जो डिडक्शन नॉर्मली मिलती है ओल्ड रिजीम में, लोग इसी का गलत फायदा ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहता था कि ओल्ड रिजीम में ये सारी डिडक्शंस अलाउ है, कुछ लिमिट होती है। तो अभी आपको क्या करना है, और दो चीजें जो मैं आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो है, वो ये है कि न्यू रिजीम में आपको, अगर आपकी 7 लाख तक की इनकम है, 7 लाख तक की इनकम है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। टोटल इनकम जो है आफ्टर डिडक्शंस आपकी अगर 7 लाख तक की हो जाएगी, आपको कोई टैक्स नहीं देना है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बता दिया। इनकम टैक्स की रिटर्न अगर आपकी 2.5 लाख से ऊपर है इनकम, तो आपको रिटर्न तो भरनी ही भरनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट टैक्स जो आपका लगेगा, वो तभी लगेगा जब आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर है। 7 लाख से कम है तो आपका टैक्स जीरो हो जाएगा, न्यू रिजीम अगर आप चूज करते हो, मतलब आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। डिडक्शन के बगैर आपको इनकम अपनी देखनी है। इसमें क्या होता है, मैं यहाँ पे बता दूंगा, अगर आप जॉब कर रहे हो ना, अगर आपकी 7.5 लाख तक इनकम है ना, 7.5 लाख तक अपनी सैलरी स्लिप लेना, उसको देखना, या आप पूरा एनुअल का टोटल करते ना, अगर वो ग्रॉस इनकम आपकी 7.5 लाख तक हो रही है, ग्रॉस इनकम जो आपकी होती है वो अगर 7.5 लाख तक होती है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। बोलोगे सर आपने 7 लाख ही बोला, 7.5 में से पहले ये डिडक्शन माइनस हो जाएगी 50,000, कितना बचा, 7 की आपको रिबेट मिलेगी, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट अगर 7 लाख से ऊपर हो गया, अगर 7 लाख से ऊपर हो गया टोटल इनकम, मतलब आफ्टर डिडक्टिंग ये 50,000 की डिडक्शन, उसके बाद भी आपका 7 लाख हो गया, तब क्या होगा, आपको तो रिबेट नहीं मिलेगा, आपका टैक्स ऐसे कैलकुलेट किया होगा। फिर कैसे कैलकुलेट होगा, पहले 3 लाख तक कुछ नहीं, 3 लाख से 6 लाख के बीच में जो 3 लाख था, उस पर 15% लगेगा, दैट इज 15,000, 5% लगेगा। उसके बाद फिर आपकी सपोज 7,50,000 इनकम हो गई, तो 6 लाख से 9 लाख के बीच में कितना आपका आया, 1.5 लाख, 1.5 लाख पे 10,000, 10% हो जाएगा, कितना होगा, 15,000। तो आपका जो टोटल टैक्स बनेगा, आपका जो टोटल टैक्स बनेगा वो 30,000 बनेगा। और 30,000 पे फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा 4% इंटू 4%, ये आपका सेस लगेगा। तो आपका जो टोटल टैक्स लगेगा वो लगेगा फिर, आपका जो टोटल टैक्स लगेगा वो आपका लगेगा 31,200। अगर आपकी इनकम सपोज 7.5 लाख की होगी, कब, आफ्टर डिडक्शन, मतलब अगर आपकी इनकम 8 लाख थी, उसमें से पहले 50,000 डिडक्शन होगी, 7.5 लाख। अब क्योंकि ये 7 लाख से आप डिडक्शन के बाद ऊपर हो गया, तो न्यू रिजीम में फिर आपका इतना टैक्स लगेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक टिपिकल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप बना दी, जिसमें आपका बेसिक सैलरी जो है वो आपका 43,500 है, आपका जो डीए है वो 18,312 है, एचआर इतना है, एमए इतना है, टीए इतना है, टोटल इतना है, इसमें से आपका एनपीएस कट रहा है। अगर मैं इसकी ग्रॉस इनकम पूरे साल की पकड़ूंगा, अब मैं इसकी ग्रॉस इनकम पूरे साल की पकड़ूंगा, तो वो आता है 8,23,000, 8,23,000 इसकी ग्रॉस इनकम बढ़ रही है पूरे साल की। अब ये 823 जो है, ये क्या हो गया, ये 7.5 लाख से ऊपर हो गया। ठीक है, तो 823 में क्या हो जाएगा इसका, 823 में जब इसकी सैलरी टैक्स काटा जाए, इसको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी, बिकॉज ये एनपीएस क्या है, इसका अपना कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो एम्प्लॉय अपनी सैलरी से कटवाता है, तभी जाके इसका नेट पे इतना आ रहा है। अब इसकी खुद का डिडक्शन कट रहा है कितना, 617, टोटल पूरे साल का इतना इतना इसको मिल रहा है। बट हमें ये 748 नहीं देखना, हमें ग्रॉस देखना है, कितना, 823। अब क्या हो जाएगा, 823 में से इसको पहले 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी, माइनस 50,000। तो अब इसकी टोटल इनकम टैक्सेबल कितनी बन गई, 7,73,104। अब 7,73,104 पे कैसे हो जाएगा, पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, नेक्स्ट 3 लाख पे 15%, उसके बाद बचा कितना, 7,73,104, 7,73,104, इसमें से पहले मैं 6 लाख लेस करूंगा, तो ये आ गया आपका, क्योंकि 6 लाख तक तो मैंने टैक्सेबिलिटी कैसे कर दी, पहले 3 पे कुछ नहीं लगा, दूसरे 3 पे 15 लगा, 1,73,104। तो 1,73,104 इस पे लगेगा, इस पे लगेगा आपका 10%, टोटल हो गया 32,310।
उस पर फिर इनका सरचार्ज लगेगा 4% और टोटल इनका टैक्स बनेगा इस हिसाब से इतना। तो इस हिसाब से आपको अपना इनकम देखना है कितना आपका टैक्स बन रहा है। अब यहाँ पे कैच क्या है, अगर आपको न्यू रिजीम में 7.5 लाख तक ग्रॉस में हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, ना आपको कहीं पे सेविंग करनी है ना कुछ करना है, आपको कोई टैक्स नहीं लगा। बट डू नॉट फॉरगेट टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है ना। इसमें इस साल हो सकता है कि कुछ डीडीओ से गलती हुई होगी, उन्होंने ये कंपैरिजन नहीं किया होगा कि न्यू रिजीम में इसका कम टैक्स भर रहा था, उन्होंने ओल्ड रिजीम से टैक्स काट लिया। तो ये आपको कंपैरिजन करना है। हालांकि आई थिंक दे शुड डिडक्ट द टैक्स फॉर द न्यू रिजीम बिकॉज़ दैट्स द डिफॉल्ट रिजीम, बट आपको कंपैरिजन करना चाहिए ओल्ड रिजीम से। तो आपको दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है इस वक्त भी। अगर डीडीओ ने जो भी किया कोई दिक्कत नहीं है, जब आप अपनी आईटीआर भरोगे तो आपको ये कंपैरिजन कर सकते हो कि आपका ओल्ड रिजीम में कितना टैक्स बन रहा है, न्यू रिजीम में कितना टैक्स बन रहा है। उस हिसाब से अपनी आईटीआर के आपको चूज कर लो कि न्यू रिजीम से टैक्स भरना है, न्यू ओल्ड रिजीम से टैक्स भरना है, और अपना टैक्स भर लो। ओल्ड रिजीम में क्या चीज है, आपको बहुत सारी डिडक्शंस मिलती है जो कि न्यू रिजीम में नहीं मिलती है, तो वो आपको कंपेयर करना पड़ेगा। बट ओल्ड रिजीम में क्या है, आफ्टर डिडक्शंस अगर आपको 5 लाख तक आ गया, 5 लाख से नीचे आ गया, कोई टैक्स नहीं है। बट अगर 5 लाख से ऊपर हो गया तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, और 5 लाख से ऊपर देना पड़ेगा। फिर कैसे होगा, फिर इस तरीके से होगा, 2.5 लाख तक कुछ नहीं लगेगा, 2.5 लाख से 5% तक 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% लगेगा, और 5 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम होगी आपको 20% होगा। तो इस तरह से आपको कंपेयर करना है। अब इसमें क्या होता है, जैसे बहुत सारी डिडक्शन आपको मिलती है। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे इसी एम्प्लॉय की मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज ये 8,23,000 है, ठीक है ना। 8,23,000 इसकी ग्रॉस इनकम है, ठीक है। और ये क्या करता है, एनपीएस में इतना डिपॉजिट करता है, टोटल इसका कितना बचा, 7,48,900। इसके बाद क्या करा, ये बोल रहा है कि मैं न्यू रिजीम चूज करूंगा। अब न्यू रिजीम चूज करेगा तो इसको क्या क्या डिडक्शन मिलेगी। सपोज ये क्या प्लान करता है, अब इसकी ग्रॉस इनकम है 8,23,000, ये क्या करता है, अच्छी सी टैक्स प्लानिंग करता है वो, एजेंट वाली नहीं, कम ऐसे ही डाल दिए। एटीसी में सपोज पूरा इन्वेस्ट कर लेता है, फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम कर लेता है, या इसके बच्चे हैं उनकी एजुकेशन फीस है, या इसने हाउसिंग लोन ले लिया है और उससे उसको इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट भी जा रहा है। सपोज ये पूरा इसका 1.5 लाख हो गया, इसने एटीसी की पूरा प्लानिंग लेगी, ये 1.5 लाख रुपया कर दिया। इसने क्या किया, एनपीएस क्योंकि डिपॉजिट कर रहा है अलग से, एनपीएस में आपको एडिशनल 50,000 वो मिलते हैं और बाकी एटीसी के साथ एडजस्ट होता है। सपोज इसने उसका भी फायदा लिया और 50,000 यहां से भी एडजस्ट कर दिया एटीसी सीडी 1बी में, ठीक है ना। ये बहुत सारी डिरेक्शन होती है जो आपको अपना कंसल्टेंट डिटेल में बता देगा। मैं जो फोन विन करेंगे बुझ्तो नियम कार करा कि मैं टाइम वायरा कम एटीसी सीडी 1बी, तो ये 50,000 हो गया। अब इन दो को मैं माइनस करूंगा 8,23,400 में से। मैंने यहाँ पे इनकी डिडक्शन 74,124 थी, बट मैंने इसको एम्प्लॉय इसके साथ एडजस्ट किया, कुछ एटीसी का साथ एडजस्ट किया सपोज, और बाकी इस 50,000 एक टोटल मिला के ये 2 लाख होता है, ठीक है ना। ये दोनों जब मैं लेस करूंगा इसमें डिडक्शन, दिस माइनस दिस, अभी इसका आ गया 6,23,000, ठीक है ना। सपोज इसने आप क्या किया है, हाउसिंग लोन भी लिया है और उस पर इसको इंटरेस्ट 2 लाख हो गया। सपोज मैं अब 2 लाख नहीं पकड़ लेता हूं, सपोज मैं 1.5 लाख पकड़ता हूँ, इसका 1.5 लाख का हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है, इसको ये भी डिडक्शन मिलेगी। वो देखना पड़ेगा एग्जैक्टली उसका, उसको कॉल करना नहीं पड़ा, बट नॉर्मली वो कॉल करेगा और इसको इसकी डिडक्शन मिलेगी। और जब मैं ये भी माइनस कर लेता हूँ, सपोज दिस माइनस दिस, अब इसकी इनकम 4,73,000। अब ओल्ड रिजीम की मैं चूज किया तभी मुझे ये डिडक्शन मिल गई। अब क्योंकि अब इनकी 4,73,000 हो गई तो मेरी टैक्स प्लानिंग होगी, अब मुझे और कोई टैक्स प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। 5 लाख से नीचे आ गया तो इसका कोई टैक्स नहीं लगा। तो देखा जाए तो न्यू रिजीम में तो 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था और रेट्स कम थे, बट ओल्ड रिजीम में डिडक्शंस का फायदा लेके एक इंसान अपना टैक्स बचा सकता है। बट ये डिडक्शंस का फायदा मतलब हक हलाल का फायदा लेना है जब आप वो मतलब जेन्युइन ये करोगे। तो यहाँ पे फिर आपका टैक्स प्लानिंग आता है, तो यू हैव टू डू दैट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि भाई वेदर आई शुड गो फॉर द टैक्स प्लानिंग और नॉट, क्योंकि एक मार्जिन रहता है इसमें कि अगर आपकी डिडक्शन इतनी लेवल तक है तब फायदा, अदरवाइज फायदा नहीं। यहाँ पे देखो ना कितनी डिडक्शन, 2 लाख की, ये 1.5 लाख की, तो कम से कम 3.5 लाख की डिडक्शन मैंने इनकी देखी। 3.5 लाख की डिडक्शन अगर आपकी होगी तभी आपको फायदा होगा मोटा मोटी, अगर इस तरीके से पकड़ लेंगे। बिकॉज देखिए 7 लाख तक कोई वहां पे टैक्स नहीं हो रहा है, और यहाँ पे आने के लिए फिर आपको फिर 5 लाख का आना पड़ेगा, तो वो 7 से ऊपर जितना जा रहा है वो, और ये 2.5 लाख ये आपको डिडक्शन में निकालना पड़ेगा, तब आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो मेरी ये दरखास्त लगी, मेरी तरफ से एक ऑनेस्ट कोशिश थी कि मैं लोगों तक बता दूं कि भाई किस तरह से ये टैक्सेशन होती है और कहाँ पे लोग गलत फायदा ले लेते हैं। तो यू नीड टू अवॉइड ऑल दोज जो वो चीजें यूज करते हैं, आप उनको अवॉइड कर लीजिएगा। अच्छे से टैक्स प्लानिंग कर दीजिएगा, अपना एक अच्छा सा कंसल्टेंट रखिएगा अगर आपकी उतनी इनकम है तो। फाइनेंशियल लिटरेसी आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ डिडक्शन है, एटीसी आप देखिएगा, पीपीएफ में, एलआईसी में मिल जाता है आपको। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड्स में आपको मिलता है। एटीसीजीटी जो एनपीएस वाला कंसेप्ट है, ये आपको डिडक्शन मिलती है। उसके बाद
कॉर्प अग्निवीर कॉर्प है जो अभी नई स्कीम है, एटीडी में आपका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप कुछ करते हो उसका डिडक्शन मिल जाता है उसमें। आपका एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन है, अगर आपके पेरेंट सीनियर सिटीजन है और उनको कुछ तकलीफ है और आप उनके मेडिकल एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, क्योंकि सीनियर सिटीजन का आपका नॉर्मली इंश्योरेंस नहीं होता है और आपको उनकी पेमेंट पेमेंट कर दी, मेक श्योर कि वो पेमेंट जो आप करोगे वो अदर देन कैश मोड पे करोगे, उसकी भी आपको 50,000 की डिडक्शन मिलती है। उसके बाद एटीडीडी, जिसका ये नाजायज फायदा बहुत सारे लोग लेते हैं, डिपेंडेंट्स अगर डिसेबल्ड है उनकी सर्टिफिकेट बना के वो ले लेते हैं, बट अगर आपके घर में खुदा ना खास्ता कोई ऐसा बीमार है तो आपको वो भी फायदा मिलेगा। एंड देन उसके बाद एटीडीडी भी अगेन ये कुछ स्पेसिफाइड डिजीज है, इनमें उनमें थोड़ा फर्क होता है, वो आप डिटेल में जाके एटी ई आपका अगर आपने हाउसिंग लोन ये सॉरी एजुकेशन लोन था उस पर इंटरेस्ट था, चाहे बच्चों का भी था या अपना भी था। एंड एटी डबल ई अगर आपने हाउसिंग लोन लिया था उसमें कुछ क्राइटेरिया थे, 16-17 का लोन था, जो नॉर्मल होता है वो तो हाउसिंग लोन वाला होता है 24 बी में। और इस तरह से ये सारी डिडक्शन होती है जिनका आप फायदा ले सकते हो जेन्युइन तरीकों से। तो ये मेरी एक कोशिश थी कि जिसमें मैंने चाहा कि ये जो एक नोटिस आई थी इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप अपने कंसल्टेंट से या उन एजेंट तो शायद फोन, हाँ, शायद ही आपका फोन उठाएगा, कंसल्टेंट से देखिए एक कॉल लीजिए कि आपको क्या करना है, बट आके जाके जो मैंने अभी बता दिया इस चीज का ख्याल रखें, अच्छे तरीके से अपनी रिटर्न भर लो। बहुत फायदा देने वाली है इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करोगे। आपकी इतना पैसा वाइट हो जाता है, कल को आपको कोई पूछेगा भी नहीं इस चीज के बारे में, तो जब आपने अपनी इनकम डिस्क्लोज कर दी है। लोगों में अभी ये कंसेप्ट नहीं है उतना कि वो अपनी कैपिटल होना किस चीज को बोलते हैं। तो दिस इज ऑल। अगर आपको इसके बाद भी लगता है कि आपको कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी शेयर कर लीजिएगा।